हेलो बच्चों, आज करने वाले हैं सीयूटी होम साइंस का यूनिट 4। अगर आपने अभी तक यूनिट 1, 2, 3 के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे हैं मेरे साथ तो पहले वो करके आओ, क्योंकि मैंने उसका लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 में बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने करवाए थे। बुक के अंदर अंदर से क्वेश्चंस ढूंढ के लेके आई थी, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक तो अप हो और आपको आइडिया लगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको 29 मई को देखने को मिलेंगे अपने होम साइंस के एग्जाम में। आज मैं आपको यूनिट 4 करवाने वाली हूँ, और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यूनिट 5 और यूनिट 6 भी तैयार कर दिया है, तो भाई 300 एमसीक्यू बहुत होते हैं। 300 एमसीक्यू मैं आपको अपने साथ करवा रही हूँ। उसके अलावा अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप कमेंट डाउन डेफिनेटली कर सकते हैं। यूनिट 4 पे अब हम क्लिक करते हैं। यूनिट 4 क्या है बच्चों? यूनिट 4 है फैब्रिक एंड अपैरल। फैब्रिक एंड अपैरल के आज मैम आपको करवाएंगी एमसीक्यूज। मेरे साथ आप एमसीक्यूज सॉल्व करो। एक तो क्विक रिवीजन हो जाएगा कि बोर्ड में पढ़ने के बाद कि अब किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और क्या पैटर्न होता है एक्चुअली में सीयूटी का। ठीक है, अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने रिवीजन नहीं किया है, क्लास 12th का अगर आपने एक बार रिवाइज नहीं किया है या होम साइंस के टॉपिक्स कवर नहीं करे हैं, तो वो भी मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है क्लास 12th होम साइंस के नाम से, जिससे आप एटलीस्ट अपने बोर्ड का बेस एक बार स्ट्रॉन्ग कर लो और फिर क्वेश्चन करने बैठो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने सेक्शन ए से, डिज़ाइन फॉर फैब्रिक एंड अपैरल, जिसमें मैंने डिज़ाइन रिलेटेड क्वेश्चंस डाले हैं फैब्रिक एंड अपैरल के। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन। आपने एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइंस के बारे में पढ़ा है और प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस के बारे में पढ़ा है। कह रहा है कि क्या इसमें एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन नहीं है। तो आपको अगर पता हो तो लाइन तो आपका सेकेंड एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन है। फर्स्ट पॉइंट होता है, फिर लाइन होता है, कलर भी है, टेक्सचर भी है। क्या नहीं है बच्चों? बैलेंस। बैलेंस इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ डिजाइन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, टू क्रिएट एन एल्यूजन ऑफ हाइट एंड मेक अ पर्सन लुक स्लिमर। कह रहा है कि अगर एक एल्यूजन ऑफ हाइट बनाना है कि किसी की लंबी हाइट है और एल्यूजन ऑफ हाइट बना के कि वो बंदा पतला भी है, तो क्या ये हॉरिजॉन्टल लाइन शो करेगा? नहीं। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है बच्चों, वो हमें कैसी फीलिंग देता है? स्लीपीनेस की, लेजीनेस की, राइट। समबडी हु इज लाइंग डाउन। वर्टिकल लाइन हमें फीलिंग देगा हाइट की और स्लिमर लुक की। कर्व लाइन भी नहीं देगा और डायगोनल लाइन भी नहीं देगा। अगर ये कहता कोई लैडर रखी है तो मैं डायगोनल लाइन बोल सकती थी, पर कोई बंदा खड़ा है और जिसकी जो पतला भी दिख रहा है बिकॉज ऑफ द वर्टिकल लाइन, वो ऐसा एल्यूजन देता है, राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, व्हाट इज क्रिएटेड when two primary colors are mixed equally। अगर दो प्राइमरी कलर को मिक्स करते हैं तो क्या क्रिएट होता है? सेकेंडरी कलर्स। आपको पता है ना, सेकेंडरी कलर्स को मिक्स करोगे तो क्या बनेगा? टर्शरी कलर्स। तो प्राइमरी कलर्स आर मिक्स एंड सेकेंडरी कलर्स आर फॉर्म। प्राइमरी कलर्स हमारे तीन होते हैं, रेड, येलो, ब्लू। रेड और येलो को मिक्स करोगे तो ऑरेंज बनता है, येलो और ब्लू को मिक्स करते हो तो आपका ग्रीन बनता है, और रेड और ब्लू को मिक्स करते हो तो वायलेट बनता है, जो आपके सेकेंडरी कलर्स हैं, ऑरेंज, ग्रीन एंड वायलेट। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, द लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ एनी कलर। किसी भी कलर को लाइट करना या डार्क करना, ये क्या होता है? ह्यू होता है, वैल्यू होता है, इंटेंसिटी होता है या क्रोमा होता है? बताओ। ह्यू तो होता है एक्चुअल कलर, जो एक्चुअल कलर है वो ह्यू होता है, राइट। लाइटनेस और डार्कनेस क्या होता है? उसकी वैल्यू, इंटेंसिटी, क्रोमा। इट इज इट्स वैल्यू। वो क्या होता है? इसका वैल्यू होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एडिंग वाइट टू एनी कलर एंड एडिंग ब्लैक टू एनी कलर। किसी कलर में, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास प्योर कलर है, रेड हो गया, उसमें धीरे धीरे अगर आप वाइट डालते हो तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टिंट बोलता है। किसी भी कलर में अगर वाइट डालेंगे तो वो टिंट ही कहलाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल रेड हो गया, ब्लू हो गया, येलो हो गया, कोई भी आपका कलर है उसमें आप वाइट डालोगे तो टिंट है। बट किसी भी कलर में आप अगर ब्लैक डालोगे तो वो क्या कहलाएगा? शेड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो उसका थोड़ा सा डार्कर शेड हो गया। अगर ग्रे डालते हैं तो टोन कहलाता है। मैं ग्रे का भी बता देती हूँ, अगर आप किसी कलर में ग्रे डालते हो तो वो टोन कहलाता है। किसी कलर में आप ब्लैक डाल रहे हो, थोड़ा थोड़ा ब्लैक डाल के उसका कलर का हाई कर रहे हो, कलर की जो इंटेंसिटी है उसको आप हाई कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज शेड। तो याद रखना, व्हाइट डालने का मतलब टिंट, ब्लैक डालने का मतलब शेड, और ग्रे डालने का मतलब क्या होता है? टोन। मजा आ रहा है? क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं? आई होप आप लोगों से प्रॉपरली क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं, राइट। यू आर गेटिंग एन आइडिया व्हाट काइंड ऑफ कलर्स पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। विच कलर स्कीम यूजेस कलर डायरेक्टली अपोजिट ऑन द कलर व्हील।
आपको पता है जो आपका कलर व्हील होता है उसमें से आपके कलर्स पिक करे जाते हैं, राइट, कलर कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं। तो कौन सी ऐसी कलर स्कीम है जिसमें कलर्स को अपोजिट कलर को लिया जाता है? फॉर एग्जाम्पल जो आपका कलर व्हील है, अगर इफ यू रिमेंबर, तो आई कैन जस्ट शो यू ऑल्सो, दिस इज योर कलर व्हील, ये आपका कलर व्हील होता है, राइट। तो अगर आप इस कलर व्हील को देखोगे, ये ले लो, बहुत अच्छी इमेज है। तो अंदर देखो प्राइमरी कलर्स हैं रेड येलो ब्लू, फिर बाहर सेकेंडरी कलर्स आ गए ऑरेंज ग्रीन ब्लू। अब आपसे ये बात कर रहा है कलर्स विच आर अपोजिट ऑन द कलर व्हील, जैसे रेड एंड ग्रीन, येलो एंड वॉयलेट, ऑरेंज एंड ब्लू। तो ऐसे कलर्स विच आर अपोजिट ऑन द कलर व्हील्स आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स बोलते हैं। एनालॉगस और कॉम्प्लीमेंट्री में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अपोजिट, एनालॉगस मतलब जो साथ साथ है। अगर मैं इसमें एनालॉगस की बात करूं तो वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल वॉयलेट ब्लू एंड ग्रीन आर एनालॉगस, क्योंकि ये एक साथ बैठे हैं कलर व्हील पे। दोज कलर्स विच आर वेरी एडजेसेंट टू ईच अदर्स आर एनालॉगस कलर। ठीक है, क्लियर है? आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, a dress using various shades and tint of only blue is an example of। एक ऐसी ड्रेस है जिसमें सारे कलर आपके ब्लू के शेड्स हैं, डार्क ब्लू है, लाइट ब्लू है, फ्लोरोसेंट ब्लू है, सो सारे ब्लू के शेड्स हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक कलर कॉम्बिनेशन का मतलब भी यही होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के पास ब्राउन शेड है, उसने ब्राउन जूते पहने हैं, लाइट ब्राउन ड्रेस पहनी है, डार्क ब्राउन कलर की नेकलेस डाल दी है, तो एक ही कलर के टोन्स हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज मोनोक्रोमैटिक। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, विच प्रिंसिपल क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ रेस्ट एंड इक्विलिब्रियम। कौन सा ऐसा एक प्रिंसिपल है जो हमें रेस्ट की फीलिंग देता है, इक्विलिब्रियम की फीलिंग देता है? इक्विलिब्रियम मतलब हर चीज बैलेंस्ड आउट है। इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है, हर चीज क्या है? बैलेंस आउट। तो प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के बारे में अगर आपको पता हो, मैंने बताया था एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन होते हैं जो बेसिक एलिमेंट है, लाइक ABCD, और जो इनको ऑर्गेनाइज करता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। जैसे बैलेंस हो गया, रिदम हो गया, प्रपोर्शन, एम्फोसिस, ऑल आर दीज प्रिंसिपल। बट इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो रेस्ट की फीलिंग देता है? वो अब बच्चों क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9, रिदम, एम्फोसिस एंड प्रपोर्शन को मैचिंग करना है हमें, सेंटर ऑफ इंटरेस्ट, स्पेशल रिलेशनशिप एंड स्मूथ आई मूवमेंट। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे रिदम की, रिदम क्या होता है? जब आपका किसी एक पेंटिंग में एक ही टाइप का स्टाइल फॉलो हो रहा है, सो दैट देयर इज अ स्मूथ आई मूवमेंट, प्रॉपर रिदम फॉलो हो रहा है, राइट। तो फर्स्ट का क्या होगा? C होगा। एम्फोसिस की बात करते हैं, एम्फोसिस का मतलब होता है फोकस करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास बंच ऑफ फ्लावर्स हैं येलो कलर के और एक फ्लावर बीच में रेड है, तो येलो वालों पे ध्यान नहीं जाएगा, रेड वाले पे जाएगा, क्योंकि वो क्या है? कलर से क्या कर रहा है? एम्फोसिस क्रिएट कर रहा है, फोकस क्रिएट कर रहा है। तो आंसर क्या होगा? सेंटर ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि वो एक प्रॉपर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो सेकंड का A होगा। लास्ट हम बात करते हैं प्रपोर्शन की। प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? अगर एक आर्टवर्क है तो कोई भी चीज बड़ी छोटी नहीं है, प्रॉपर प्रपोर्शन में है, तो दैट विल बी योर मैचिंग विद द स्पेशल रिलेशनशिप। मतलब पूरे पेंटिंग में वो प्रॉपर प्रपोर्शन फॉलो हो रहा है, कोई भी चीज छोटी बड़ी नहीं है, हर चीज परफेक्ट है, दैट इज कॉल्ड एज योर प्रपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। यहाँ पे अच्छा मैं आपको बता दूं 160 क्यों लिखा है, क्योंकि 50-50 क्वेश्चन थे सबके, लाइक यूनिट 1 के, यूनिट 2 के, यूनिट 3 के, इसीलिए यहाँ पे 160 लिखा है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आइडेंटिकल डिजाइन डिटेल्स ऑन बोथ साइड ऑफ सेंटर फ्रंट इज, अगर मैं बात करूँ सेंटर फ्रंट मतलब होता है सेंटर की लाइन, ये वाली लाइन। अगर आइडेंटिकल डिजाइन ऑन बोथ साइड मतलब लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, तो दैट इज कॉल्ड एज योर सिमेट्रिकल बैलेंस। क्या बोलते हैं इसको? सिमेट्रिकल बैलेंस। एसिमेट्रिकल मतलब बराबर नहीं होना, रेडियल बैलेंस का मतलब हर तरफ से बराबर होना। मतलब जैसे सर्कल है, वो आप हॉरिजॉन्टली देखो, वर्टिकली देखो, डायगनली देखो, हर तरफ से बैलेंस्ड है, तो वो रेडियल बैलेंस होता है। नो बैलेंस मतलब कहीं भी बैलेंस नहीं है। बट ऐसी डिजाइन जहाँ पे सेंटर फ्रंट लाइन से आपका लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल फॉर्मल बैलेंस। असर्शन रीजन का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं बच्चों, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। NTA को पसंद ही है कि फुल फॉर्म पूछना एंड आपसे असर्शन रीजन के क्वेश्चंस पूछना, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, वो तो फॉर श्योर आपको देखने को मिलेगा। असर्शन का क्वेश्चन क्या कह रहा है? टेक्सचर अफेक्ट हाउ कलर इज परसीव्ड। कैसे आपका कलर है, उसका जो कलर है उसका क्या फीलिंग है, वो आपका टेक्सचर अफेक्ट करता है। यस। शाइनी टेक्सचर रिफ्लेक्ट लाइट मेकिंग कलर लाइटर।
जो शाइनी टेक्सचर्स होते हैं, अगर आपने देखा हो जैसे कि कोई ग्लास पेंटिंग है उसके ऊपर लाइट फॉल होती है तो एकदम शाइन क्रिएट करती है, राइट। जैसे मिरर होगा, कोई भी ऐसा स्मूथ सरफेस, शाइनी सरफेस जिसके ऊपर लाइट पड़ती है, वहां पे कलर क्या करते हैं, लाइट दिखाई देते हैं। रफ टेक्सचर एब्जॉर्ब लाइट मेकिंग देम डार्कर। और कोई जैसे मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर लाइट होगी तो वो क्या होगा, वो उसको और डार्क बनाएगी। तो दोनों ही बातें सही हैं, दोनों ही बातें सही है ना। एसर्शन भी तो करेक्ट है कि अगर टेक्सचर होगा तो हाउ कलर यू परसीव वो मैटर करता है। शाइनी टेक्सचर होगा तो लाइट को ऑफकोर्स रिफ्लेक्ट करेगा। दोनों बातें सही हैं, तो बोथ ए एंड आर ट्रू। और जो रीजन है वो एक्सप्लेन भी कर रहा है क्यों ऐसा कलर हमें डिफरेंस दिखता है, साफ तो रीजन एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि रीजन बता ही रहा है कि अगर शाइनी सरफेस होगा तो कलर लाइट दिखेगा और रफ सरफेस होगा तो डार्क दिखेगा। इसलिए टेक्सचर क्या करता है, अफेक्ट करता है कलर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करते हैं 12। विच एलिमेंट एनक्लोजेस स्पेस एंड गिव्स 3D फॉर्म टू फ्लैट सरफेस। अगर कोई फ्लैट फैब्रिक है तो कैसे, क्या ऐसा एलिमेंट है जो उसको 3D फॉर्म देगा। वो उसका ऑफकोर्स लाइन तो नहीं देगी, कलर भी नहीं देगी, पैटर्न भी नहीं देगा, शेप और फॉर्म। हमें अगर कोई चीज़ फ्लैट है, कोई कपड़ा एकदम रुमाल जैसा, उसको कुछ 3D स्ट्रक्चर देना है तो उसकी शेप को चेंज करना पड़ेगा ना, शेप को चेंज या फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा। तो आंसर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। एसर्शन एंड रीजन का दोबारा क्वेश्चन मिल गया है बच्चों। लार्ज प्रिंट्स आर आइडियल फॉर पिटाइट बॉडी टाइप। पिटाइट का मतलब क्या होता है, अगर आपने कभी किसी ब्रांड में गए हो, H&M में गए हो या मार्क्स एंड स्पेंसर में गए हो, तो आपको पिटाइट वहाँ पे लिखा हुआ दिखता है। पिटाइट मतलब छोटी बॉडी टाइप के लिए लार्ज प्रिंट्स आर आइडल, वो उनके लिए लार्ज प्रिंट्स अच्छे होते हैं। रीजन, लार्ज प्रिंट्स ओवरवेल्म अ स्मॉल फ्रेम। बेसिकली ये स्टेटमेंट गलत है कि जो लार्ज प्रिंट है, बड़े बड़े प्रिंट मतलब बड़े बड़े फूल पत्ती के डिज़ाइन, कोई भी डिज़ाइन है वो बड़ा बड़ा होगा, छोटे बॉडी टाइप पे वो अच्छा लगेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं है। छोटे प्रिंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, अगर किसी की हाइट छोटी है तो उस पर छोटे प्रिंट्स भी अच्छे लगते हैं। तो ये असर्शन एक गलत है। रीज़न, लार्ज प्रिंट्स ओवरवेल्म अ स्मॉल फ्रेम। जो लार्ज, अगर कोई बंदा छोटा है पर लार्ज प्रिंट सारा फोकस लेता है, ओवरवेल्म करता है, तो ये बात सही है। Assertion is false but the reason is true. 164, that is your 14th question करते हैं। A bright red belt with a plain black dress। अगर आपकी ड्रेस बिल्कुल प्लेन है और उसके ऊपर एक मोटी रेड बेल्ट लगा दी है तो ये क्या शो करती है, कौन सा प्रिंसिपल, एलिमेंट और प्रिंसिपल पे बच्चों देखो कैसे क्वेश्चन बन रहा है। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है कि एलिमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैम ने। जो जो पढ़ा है ना आपके साथ सब शेयर कर रही हूँ, सो दैट आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहे। एलिमेंट और प्रिंसिपल मैंने आपको आराम से उस वीडियो में समझाया, तो आप देख सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। अगर एक रेड बेल्ट होगी ब्लैक ड्रेस पे तो ये रिदम क्रिएट कर रही है, नहीं। रिदम तो वो होता है जब कोई पैटर्न रिपीट हो रहा होता है। हार्मनी क्रिएट कर रही है, नहीं। प्रपोर्शन है, प्रपोर्शन भी नहीं है। अगर एक ब्राइट रेड बेल्ट है तो ये क्या कर रही है, एम्फोसिस, क्योंकि आपका ड्रेस पे फोकस नहीं जाएगा ब्लैक, आपका उस रेड बेल्ट पे फोकस जाएगा, तो दैट इज बेसिकली एम्फोसिस। द विजुअल एंड टेक्टाइल क्वालिटी ऑफ अ फैब्रिक सर्फेस इज कॉल्ड। कोई एक फैब्रिक सर्फेस का विजुअल है या फिर टेक्टाइल क्वालिटी है कि अच्छा ये फैब्रिक सर्फेस का मटेरियल है, तो टेक्टाइल क्वालिटी मतलब या तो विजुअली हमें बहुत सुंदर दिख रहा है या हम उसको छू रहे हैं तो हमें फीलिंग आए। टेक्टाइल मतलब फिजिकली उसको टच करने पे हमें कोई सरफेस का फील हो रहा है कि सरफेस किसी चीज़ का बना हुआ है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सेक्शन बी, फैशन डिज़ाइन एंड मर्चेंडाइजिंग की। अगर आपने सेक्शन बी ए देखा हो तो उसमें मैंने सारे क्वेश्चन ज़्यादातर क्या थे, एलिमेंट्स के ऊपर, प्रिंसिपल्स के ऊपर फोकस करते थे। बट अब हम सेक्शन बी पे फोकस करने वाले हैं फैशन डिज़ाइन एंड मर्चेंडाइजिंग के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ढंग से इसको फॉलो करना मैम के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है, अ फैशन दैट बर्स्ट इनटू पॉपुलैरिटी एंड डिसअपियर क्विकली इज कॉल्ड एज। एक ऐसा फैशन जो कि बस्ट हुआ पॉपुलैरिटी, एकदम पॉपुलैरिटी में आया, एकदम मार्केट में आया और एकदम हट गया, एकदम क्या हुआ, डिसअपियर हो गया, दैट इज कॉल्ड एज फैड। उसको क्या बोलते हैं, फैड बोलते हैं। क्लासिक का मतलब क्या होता है, जो हमेशा फैशन में रहे। कहते हैं ना कुछ चीज़ें हमेशा ट्रेंड में रहती हैं, कभी जाती नहीं है, वो क्या होता है, फैशन होता है। स्टाइल होता है जो आपका खुद का स्टाइल होता है। ट्रेंड होता है जो मार्केट में आया और काफ़ी टाइम तक रहा और उसके बाद गया। बट फैड, फैड इज जो एकदम मार्केट में आया और एकदम चला गया, मतलब इट अपीयर्स इन द मार्केट एंड टोटली डिसअपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अ स्टाइल पॉपुलर ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे कौन से स्टाइल है, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक जीन्स, ब्लू जीन्स, ठीक है, डेनिम्स, वाइट टी शर्ट्स एंड शर्ट्स, ये सब हमेशा मार्केट में रहे हैं, राइट। ये हमें हमेशा फैशन में देखने को मिला है।
तो ये क्या होता है, फैड होता है? फैड तो नहीं होता, फैड तो वो होता है कि मार्केट में आया और चला गया। ये क्या कहलाता है बच्चों? क्लासिक। क्या कहलाता है? क्लासिक। क्लासिक का मतलब है मार्केट में आया, थोड़ा टाइम रहा और मतलब हमेशा ही रहा। सॉरी, ये फैड की बात नहीं कर रहे हम, क्लासिक की बात कर रहे हैं। क्लासिक का मतलब मार्केट में आया और बहुत लंबे टाइम तक रहा, मतलब नेवर एंडिंग, वो हमेशा मार्केट में रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज क्लासिक। हौते कत्योर ट्रांसलेट टू, हौते कत्योर का मतलब होता है हाई फैशन, ठीक है। इसको हम बच्चे हौते कत्योर बोलते हैं क्योंकि इसका मतलब ही होता है ये बहुत ही ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट से बना होता है, इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। जैसे आपके लैक्मे फैशन वीक होते हैं, बड़े बड़े फैशन शोज होते हैं, वहाँ पे जो ये सारे गारमेंट पहने हुए दिखते हैं वो सब क्या होते हैं, वो सारे हाईली कॉस्टली क्यों होते हैं? क्योंकि वो हाथ से बने होते हैं। हैंड स्विंग भी बोलते हैं और हाई फैशन भी बोलते हैं। इसके बाकी ऑप्शंस भी एक बार पढ़ लेते हैं। रेडी टू वेयर नहीं, रेडी टू वेयर का मतलब होता है जैसे हमने टी शर्ट पहन ली, कहीं मार्केट जाना है पहन ली, तो रेडी टू वेयर है। बट कस्टमाइज और बहुत महंगा, उसमें हाई क्वालिटी मटेरियल लगा है, बहुत टाइम लगा है, बहुत ही यूनिक है, दैट इज कॉल्ड एज हौते कत्योर। चीप फैशन वो भी नहीं होता, मास प्रोडक्शन वो भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मास प्रोड्यूस्ड गारमेंट इन स्टैंडर्ड साइजेस आर, अगर एक ऐसा गारमेंट है जो कि मास प्रोड्यूस्ड है, मतलब हाई क्वांटिटी में है और पर्टिकुलर साइज में है, दैट इज कॉल्ड एज रेडी टू वेयर। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम पैंटलून के शोरूम में चले जाएं, वी मार्ट चले जाएं या फिर डी मार्ट चले जाएं, वट वी विल फाइंड इज कि उनके जो पर्टिकुलर स्टाइल है वो कुछ पर्टिकुलर साइजेस में ही है, स्मॉल में ही है, मीडियम में ही है, एक्सेल में ही है, वहाँ पे कोई कस्टमाइजेशन नहीं है। तो इट्स अ मास प्रोड्यूस्ड, वो सिर्फ आपके लिए थोड़ी बना रहे हैं, वो तो इतने सारे लोगों के लिए बना रहे हैं, राइट। वो अलग अलग अपने सारे शोरूम्स में भी वही आर्टिकल रखवाएंगे। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज प्रेते पोते रेडी टू वेयर बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फैशन साइकिल। फैशन साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है बच्चों? इंट्रोडक्शन, मार्केट में इंट्रोड्यूस होना, पीक पे जाना, राइज होना, डिक्लाइन होता है, एंड ऑब्सोलेंस। ये गलत है, राइट। कोई भी एक प्रोडक्ट होता है उसकी एक फैशन साइकिल होती है जिसको बोलते हैं फैशन प्रोडक्ट साइकिल, जिसमें प्रोडक्ट लॉन्च होता है जो कि इंट्रोडक्शन स्टेज है। अगर हमें देखें, आप कैसे एलिमिनेट करोगे ऑप्शन डी वाला? तो वैसे ही कर दो, क्योंकि पहले तो कोई भी प्रोडक्ट होगा मार्केट में इंट्रोड्यूस होगा, तो ए और बी में से ही करेक्ट आंसर होगा, राइट। क्या वो जैसे ही मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ वैसे ही पीक पे चला जाएगा? कभी भी नहीं जाएगा ना। मार्केट में आया और एकदम पीक पे चला गया, नहीं। इंट्रोड्यूस हुआ है तो राइज होगा, मतलब धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर पीक पे जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए भी गलत हो गया, ऑप्शन बी ही सही है, क्योंकि इंट्रोड्यूस हुआ है, धीरे धीरे राइज होगा और लोगों को जानेंगे उस प्रोडक्ट के बारे में, पीक पे जाएगा, फिर डिक्लाइन होगा और एकदम मार्केट से हट ही जाएगा, ठीक है। और ये सारे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फैशन मर्चेंडाइजिंग इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग द, क्या इन्वॉल्व करता है फैशन मर्चेंडाइजिंग? फैशन मर्चेंडाइजिंग का मतलब ये है राइट मर्चेंडाइज, मतलब राइट प्रोडक्ट होना चाहिए, राइट टाइम पे आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, राइट साइजेस में होना चाहिए और राइट प्लेस पे होना चाहिए। किसी भी फैशन प्रोडक्ट की बात करें या फिर प्रोडक्ट नॉर्मल किसी भी एक प्रोडक्ट की बात करोगे, ठीक है, वो क्या ये ध्यान रखता है कि वो मोस्ट एक्सपेंसिव फैब्रिक का बनाओ? नहीं। क्या वो ये ध्यान रखता है कि वो चीपेस्ट मर्चेंडाइज का बनाओ जिससे हर कोई खरीद सके? नहीं। क्या वो अनस्टिच फैब्रिक का ध्यान रखता है? नहीं। वो ये सारी बातों का ध्यान रखता है। कोई भी एक प्रोडक्ट अगर आपको मार्केट में दिख रहा है तो ध्यान रखेगा कि वो राइट मर्चेंडाइज, मतलब वो करेक्ट मटेरियल है कि नहीं है, एट द राइट टाइम, क्या वो सही टाइम पे लॉन्च हुआ है कि नहीं हुआ। मैं अपना समर का कलेक्शन विंटर में तो लॉन्च नहीं कर सकती, तो राइट टाइम चेक करूंगी, क्या वो राइट साइजेस में लॉन्च हुआ है और क्या वो राइट प्राइस पे लॉन्च हुआ है, सही रेट पे लॉन्च हुआ है या नहीं हुआ है। द स्पेसिफिक कंज्यूमर ग्रुप और रिटेलर एम्स टू सेल इज द, एक कहते हैं ना कि एक फॉर एग्जाम्पल एक मेरा एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल पेंसिल, या फिर मैं एक बोलूँ मेरा एक प्रोडक्ट है जहाँ पे मैं टी शर्ट्स बना रही हूँ, फंकी टी शर्ट्स बना रही हूँ, तो क्या मैं वो, मेरा एज ग्रुप क्या है? अगर कोई मेरी दुकान के आगे से जा रहा है, कोई अडल्ट जा रहा है, अबव 50 जा रहा है, क्या मैं उसको रुकूंगी ले लो ले लो? नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो नहीं लेगा, क्योंकि जो मेरा प्रोडक्ट है वो एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के लिए बना है, दैट इज कॉल्ड एज माई टारगेट मार्केट। क्योंकि मुझे पता है जो मेरा टी शर्ट्स है, फंकी टी शर्ट्स हैं, वो कौन लेंगे? बच्चे लेंगे, यूथ लेगा, राइट। तो वो सारा क्या लेंगे? बच्चे लेंगे, यूथ लेंगे, तो मैं किसी बड़े को क्यों रोकूंगी, राइट। या फिर मैं किसी बहुत छोटे बच्चे को भी क्यों रोकूंगी जो कि बिलो 10 ईयर्स है, जो कि जिसके पास बाइंग कैपेसिटी नहीं है, राइट। तो ये सब क्या होता है? टारगेट मार्केट में आता है। हु हैंडल्स अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ मर्चेंडाइज इन स्टोर विंडोज, मतलब ये कह रहे हैं
कौन ऐसा है जो कि अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन, आपने देखा है आप किसी भी शोरूम में चले जाओ, जूडियो में चले जाओ, पैंटलून्स में चले जाओ, H&M में चले जाओ, ज़ारा में चले जाओ, मार्क्स एंड स्पेंसर चले जाओ, कौन ऐसा बंदा है जो ये सारी मर्चेंडाइज को फॉलो करता है, मतलब उसकी प्रेजेंटेशन रेडी रखेगा आपको दिखाने के लिए इन स्टोर विंडोज में, दैट इज कॉल्ड एज विजुअल मर्चेंडाइजर। ठीक है, फैशन फोरकास्टर करेगा, फैशन फोरकास्टर का काम होता है क्या नेक्स्ट ईयर ट्रेंड आएगा वो फोरकास्ट करना। क्वालिटी कंट्रोलर क्या करता है, क्वालिटी को चेक करता है। पैटर्न मेकर क्या करता है, ड्रेस के पैटर्न बनाता है। तो आंसर क्या होगा, विजुअल मर्चेंडाइजर, क्योंकि विजुअल मर्चेंडाइजर पूरा शोरूम को सेट करता है कि ये मैं आगे रख रहा हूँ सो दैट अगर कोई आएगा तो उसको मेरे प्रोडक्ट दिखाई देंगे, ये मैं पीछे रख रहा हूँ कि अगर कोई पीछे की चीज़ें देखना चाहता है तो इवन कोई अगर शोरूम के अंदर आएगा तो मुझे उसे क्या क्या दिखाना है, दोज आर अ पार्ट ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजिंग। असर्शन रीजन का क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ, असर्शन रीजन तो करो ही करो, जितने करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आप उसमें सही आंसर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं पेपर में। एसर्शन क्या कह रहा है, एट द डिक्लाइन स्टेज, जब बिल्कुल आखिरी स्टेज होती है, गारमेंट्स आर सोल्ड एट अ डिस्काउंट, तो गारमेंट आर सोल्ड एट अ डिस्काउंट, इज इट करेक्ट? क्या ये बात सही है? पहले तो बताओ एसर्शन सही है या नहीं? सही है। क्यों सही है? क्योंकि जब वो एकदम मार्केट से ब्रांड हटने वाला होता है तो वो डिस्काउंट्स लगाता है सो दैट उनके पास जो प्रोडक्ट है वो तो खत्म हो, तभी तो नया कलेक्शन निकाल पाएंगे। रीजन, कंज्यूमर आर टायर्ड ऑफ द स्टाइल एंड डिमांड हैज़ ड्रॉप्ड। एग्जैक्टली, क्योंकि क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जैसे आप आईफोन अभी लॉन्च हुआ है 17 प्रो मैक्स, राइट, या फिर 17 16 है, पीपल आर बाइंग एट हाई प्राइजेस क्योंकि वो जस्ट लॉन्च हुआ है, तो इंट्रोड्यूस हुआ है, तो लोगों में क्या है, हाइप है। जो 3 साल बाद जब आईफोन 18 19 आ जाएगा, पीपल विल बाय इट? नहीं, वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्काउंट्स हो जाते हैं, क्योंकि अब उनकी जो कंज्यूमर है आर टायर्ड ऑफ द स्टाइल, अब वो थक चुके हैं स्टाइल से और डिमांड क्या हो गई है, ड्रॉप हो गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैचिंग का है, स्टाइल ट्रेंड फैशन। देखो इस टाइप की मैचिंग के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्टाइल ट्रेंड फैशन को आपको मैच करना है। ए क्या है, डायरेक्शन ऑफ फैशन मूवमेंट। स्टाइल को किससे करोगे, क्या वो डायरेक्शन ऑफ फैशन मूवमेंट है? नहीं। क्या वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लुक है? करेक्ट। तो आप देख लो उसमें फर्स्ट का बी 2 ऑप्शन में है, ए में और डी में, दोनों में ही है ना, क्योंकि ये क्या कह रहा है, देखो स्टाइल एक स्पेसिफिक बंदे का स्टाइल होता है, लुक होता है, राइट। कोई कहते हैं ना कि दिस इज अ स्टाइल फॉर अ बोल्ड वुमेन, या फिर मैं बोलूँ एज अ ब्लंट मैन, तो वहाँ पे क्या है, स्टाइल का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। ट्रेंड में क्या होता है, करंटली एक्सेप्टिंग प्रिवेलिंग स्टाइल। करंटली एक्सेप्टिंग प्रिवेलिंग स्टाइल क्या होता है, वो आपका फैशन होता है। फैशन कहते हैं ना, दिस इज इन फैशन, दिस इज इन ट्रेंड, यू नो पीपल आर वेयरिंग लाइलैक कलर, वॉयलेट कलर। तो फैशन का मतलब क्या होता है, जो अभी मार्केट ने एक्सेप्ट कर लिया है और वो फॉलो कर रहे हैं, एक स्टाइल ट्रेंड में लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड का होगा सी, फर्स्ट का होगा बी। और ट्रेंड क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ फैशन मूवमेंट की क्या डायरेक्शन फॉलो हो रही है, वो क्या होता है आपका ट्रेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, विच इज नॉट अ स्टेप इन मर्चेंडाइज प्लानिंग। मर्चेंडाइज प्लानिंग का क्या इसमें स्टेप नहीं है। पास्ट सेल्स एनालिसिस, क्या कोई पास्ट की सेल्स चेक करता है? नहीं। मर्चेंडाइज प्लानिंग का मतलब होता है आप अपने स्टोर के आर्किटेक्ट को डिज़ाइन कर रहे हो, आप उसमें इस तरीके, क्यों आपको क्या लगता है बच्चों कि जब कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो क्या उसमें स्टोर मैटर नहीं करता? बहुत मैटर करता है। कि आप जैसे ही उसमें घुस रहे हो आप कहते हो ना ये तो बाहर से ही बेकार लग रहा है, इसमें क्या जाना अंदर, क्यों? यही मैटर, इसी चीज़ के लिए तो विजुअल मर्चेंडाइजर को रखा जाता है, जो स्टोर को प्रॉपरली अच्छी तरीके से क्या करेगा, डिज़ाइन करेगा इन सच अ वे कि कंज्यूमर वांट्स टू कम इन, और अंदर आके भी इंसान को अच्छा लगे, इसलिए विजुअल मर्चेंडाइजर होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, विच इज़ नॉट अ स्टेप इन मर्चेंडाइज प्लानिंग। मर्चेंडाइज प्लानिंग में क्या नहीं होता स्टेप, स्टेप कौन सा नहीं होता, डिजाइनिंग द स्टोर आर्किटेक्चर प्लानिंग के अंदर नहीं आता मर्चेंडाइज की। मर्चेंडाइज मतलब प्रोडक्ट प्लानिंग, प्रोडक्ट प्लानिंग में आता है सेल्स कितनी रही है पहले, क्या अब आगे का पार्ट रहा है, इन्वेंट्री प्लानिंग ये भी चेक करनी पड़ती है, बजट एलोकेशन ये भी चेक करना पड़ता है। विजुअल मर्चेंडाइजिंग का ये होता है, डिजाइनिंग द स्टोर आर्किटेक्चर किसका पार्ट है, विजुअल मर्चेंडाइजिंग का पार्ट है, ठीक है। मर्चेंडाइज प्लानिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट की प्लानिंग, वो तो आप पास सेल्स वगैरह देख के करते हो, ठीक है। क्वेश्चंस को एक बार हम थॉरोली नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। अ फैशन फोरकास्टर प्राइमरली रिलाइज ऑन, एक फैशन फोरकास्टर होता है वो किस पे रिलाई करता है, प्राइमरली मतलब सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे डिपेंड करता है, हिस्टोरिकल डेटा, मार्केट रिसर्च एंड करंट इवेंट्स, राइट।
पर्सनल प्रेफरेंसेस कभी भी नहीं, मुझे पिंक कलर पसंद है तो मैं मार्केट में पिंक कलर की ड्रेसेस डाल दूं, ऐसा नहीं होता, पर्सनल प्रेफरेंस नहीं होती। ओनली चीपेस्ट फैब्रिक, वो कि ये ध्यान रखता है फैशन फोरकास्टर कि सबसे सस्ता कपड़ा हो, ये भी नहीं होता। एडवाइस फ्रॉम स्टोर कैशियर, स्टोर कैशियर जो होता है जो कैश इकट्ठा करता है उनसे एडवाइस लेगा, नहीं। किन से? हिस्टोरिकल डेटा देखेगा कि पिछले साल मेरी किस चीज़ में सेल हुई है, पिछले साल लोगों को क्या कलर्स पसंद आए हैं, पिछले साल लोगों ने क्या फैब्रिक पहना है। मार्केट रिसर्च करेगा कि अब मार्केट में क्या नया आया है, क्या मुझे नया करना है। करंट इवेंट्स को देखेगा कि नए फैशन शोज वगैरह से हम क्या आइडियाज़ कॉपी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही हूँ, विच डिपार्टमेंट हैंडल्स हायरिंग, ट्रेनिंग एंड वेलफेयर ऑफ स्टाफ। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो ये देखता है कि लोगों को हायर करें, ट्रेनिंग करें, वेलफेयर। अगर आप किसी भी ऑफिस में जाओ, किसी भी कॉर्पोरेट जॉब में जाओ, मर्चेंडाइजिंग देखता है, नहीं, वो तो प्रोडक्ट को देखेगा। फाइनेंस देखेगा, नहीं, वो तो आपका अकाउंट्स वगैरह देखेगा। ऑपरेशंस देखेगा कि कैसे कंपनी चल रही है, नहीं। ह्यूमन रिसोर्स, एचआर, एचआर का काम होता है लोगों को हायर करना, लोगों को ट्रेन करना और लोगों के वेलफेयर को देखना, ठीक है। ऑफ कोर्स आपको पता है ना, एचआर का काम ये होता है कि वो रोज़ हायरिंग डालती हैं, लोगों को हायर करती हैं, उनको प्रॉपर कंपनी की डिटेल देती हैं, ट्रेनिंग देती हैं और उसको एक प्रॉपर वेलफेयर स्टाफ में डालती हैं। द ओवरऑल आउटलाइन और शेप ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड, बेसिकली गारमेंट ऑफ अ बॉडी की एक आउटलाइन, मान लो मुझे एक स्कर्ट बनानी है बट उसकी जो आउटलाइन होगी है, उसकी बेसिक शेप अगर मैं ड्रॉ कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड एज सिल्वेट। उसको क्या बोलते हैं? सिल्वेट बोलते हैं, ठीक है। सिल्वेट मतलब द बेसिक पैटर्न or basic shape of the garment is called as silhouette. What initiates the obsolescence stage in the fashion cycle? क्या initiate करता है obsolescence stage? पहले हम options पढ़ते हैं। The item is restocked, item क्या दोबारा स्टॉक में आ चुका है। Prices are increased, इसलिए लोग उसे पसंद नहीं कर रहे। Celebrities start wearing it, इसलिए नहीं कर रहे। ऐसा रीज़न नहीं होता। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है मार्केट से हट ही जाना। वो तब होता है जब एक न्यूअर और मोर एक्साइटिंग स्टाइल इज इंट्रोड्यूस। पीपल डोंट वांट टू बाय योर्स, क्योंकि अब ज़्यादा एक्साइटिंग प्रोडक्ट आ रहे हैं मार्केट में, राइट। क्यों नहीं आप खरीदते? अब नोकिया वाला फ़ोन ले लो, बटन वाला। क्यों? वाई इट्स ऑब्सोलेंस स्टेज, क्योंकि वो मार्केट से हट चुका है। बिकॉज अब एक नए फ़ोन्स, नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है मार्केट में। सेक्शन सी करते हैं, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक्स इन इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस के अंदर प्रॉपर केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक करी जाती है। कैसे करी जाती है? पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंड मोस्ट क्रूशियल रूल ऑफ स्टेन रिमूवल इज। जब हम कोई स्टेन को रिमूव करते हैं तो फर्स्ट एंड मोस्ट क्रूशियल रूल क्या होता है? ऑलवेज यूज हॉट वाटर, क्या हमें गर्म पानी इस्तेमाल करना चाहिए? ब्लीच इमीडिएटली, उसको तुरंत साफ कर दो, ब्लीचिंग कर देनी चाहिए। ट्रीट द स्टेन वाइल इट इज़ फ्रेश, जब वो एकदम आपके किसी भी कपड़े पे स्टेन लग जाए, स्टेन मतलब वो हो सकता है कोई सॉस गिर गई हो, कुछ खाते पे कुछ गिर गया हो, तो अगर कोई मटेरियल लग गया है तो क्या हम उसको सिर्फ गर्म पानी से साफ़ करते हैं? नहीं। क्या हम उसको ब्लीच करते हैं? नहीं। आयरन कर देते हैं स्टेन को, फिर तो बिल्कुल सेट ही हो जाएगा, कभी निकलेगा ही नहीं। तो जब भी कोई ऐसा दाग लग जाता है तो क्या करते हैं, उसको हम प्रॉपरली ट्रीट करते हैं जब वो एकदम फ्रेश होता है। कहते हैं ना कि अभी लगाए जाओ, अभी धो के आ जाओ, क्योंकि क्या होता है जब वो एकदम तुरंत लगा होता है वो तुरंत एकदम रिमूव हो जाता है। अगर आप कुछ टाइम के बाद रिमूव करोगे तो वहाँ पे जम जाता है, फैब्रिक में सेटल डाउन हो जाता है। अ ब्लड स्टेन ऑन कॉटन शुड फर्स्ट बी ट्रीटेड विद। अगर कोई ब्लड स्टेन लग जाता है किसी का कॉटन के फैब्रिक के ऊपर, उसको क्या हॉट वाटर से ट्रीट करना चाहिए? डायरेक्टली नहीं। कभी भी किसी स्टेन को हॉट वाटर से डायरेक्टली ट्रीट नहीं करना चाहिए। उसको पहले किससे, क्या वार्म वाटर एंड ब्लीच करना चाहिए? नहीं। बॉइलिंग वाटर? नहीं। गर्म चीज़ आप कभी इस्तेमाल नहीं करोगे। कभी भी ब्लड लग जाता है कॉटन के कपड़े पे तो हमेशा कोल्ड वाटर करते हैं और उसके ऊपर नमक से उसको रगड़ते हैं जिससे वो ब्लड का पैच रिमूव हो जाए, ठीक है। कभी भी ऐसा हो जाता है, एनी ब्लड स्टेन ऑन कॉटन, कोल्ड वाटर इज यूज विद द सॉल्ट, और मैक्सिमम बच्चे इसमें वार्म वाटर एंड ब्लीच करके आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगेन असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रोटीन स्टेन शुड नेवर बी वॉश्ड इन हॉट वाटर। क्या प्रोटीन का जो स्टेन होता है, क्या उसको हॉट वाटर में कभी भी नहीं वॉश करना चाहिए? क्या बात सही है या नहीं है? मेरी ये बात तो बिल्कुल सही है, मैंने आपको पहले भी सिखाया है। कभी भी कोई स्टेन लग जाता है बच्चा तो उसको हम हॉट वाटर में कभी साफ नहीं करते, राइट। रीज़न, हॉट वाटर कोगुलेट्स द प्रोटीन एंड परमानेंटली सेटिंग द स्टेन। कभी भी कोई दाग धब्बा लग जाता है तो उस पर क्या होता है,
उसको आप किसी भी गर्म चीज़ से करोगे तो वो उसमें और सेट हो जाता है। अगर आप आयरन मार दो और सेट हो जाएगा, अगर आप उसमें गर्म पानी डालोगे तो और सेट हो जाएगा। इसलिए कभी भी कोई दाग लगता है तो उसको पहले कोल्ड वाटर से हम साफ़ करते हैं, फिर आप उसमें नमक और ब्लीचिंग और लेमन वगैरह यूज़ करो, राइट। तो क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं? दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि प्रोटीन का अगर कोई स्टेन है तो उसको हॉट वाटर से वॉश नहीं करना चाहिए, और रीज़न भी सही है क्योंकि वो परमानेंटली सेट हो जाएगा। रीज़न एक्सप्लेन्स ए, तो द फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। विच टेक्निक रिमूव फ्रेश टी एंड कॉफ़ी स्टेन फ्रॉम कॉटन? कॉटन के कपड़े के ऊपर अगर टी और कॉफ़ी गिर जाए तो रबिंग विद आइस क्यूब्स, उसको आइस क्यूब से साफ करोगे? नहीं। अप्लाइंग नेल पॉलिश रिमूवर, नेल पॉलिश रिमूवर थोड़ी काम करता है फैब्रिक पे। यूजिंग एन आयरन, आयरन से तो सेट हो जाएगा, तो क्या करोगे? पोरिंग बॉइलिंग वाटर फ्रॉम अ हाइट, एक हाइट से चाय कॉफ़ी गिर जाती है कॉटन के कपड़े पे तो आप हल्का सा बॉइलिंग वाटर डाल सकते हो एक थोड़ी हाइट से, जिससे वो एकदम हट जाए, क्योंकि वो फ्रेश है तो वो एकदम रिमूव हो जाएगा। नेल पॉलिश स्टेन्स आर बेस्ट रिमूव यूजिंग, अगर कोई नेल पॉलिश का स्टेन है, कोई नेल पॉलिश का दाग है, तो वो क्या होता है? नेल पॉलिश रिमूवर से हटता है, जो किससे बना होता है? एसीटोन से। नेल पॉलिश रिमूवर के अंदर क्या होता है? एसीटोन होता है, जिसको हम बोलते हैं अमाइल एसीटेट। तो आप एसीटोन और अमाइल एसीटेट से वो रिमूव कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगेन मैचिंग का है, लिपस्टिक, इंक और ग्रास को मैच करना है ड्राई स्टेन, ग्रीस और वेजिटेबल स्टेन से, ठीक है। अगर मैं लिपस्टिक की बात करूँ, यहाँ पे लिपस्टिक क्या होता है? ड्राई स्टेन होता है, कॉस्मेटिक स्टेन होता है, या वेजिटेबल स्टेन? तो लिपस्टिक क्या है? एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, एक ग्रीस की तरह काम कर रही है, तो यहाँ पे बी होगा, फर्स्ट का बी से होगा। अब इसमें देखो दो ऑप्शन दे देता है फर्स्ट के बी से, ए भी दे रखा है और डी भी दे रखा है। इंक, अब हम बात करते हैं इंक। इंक क्या है? डाई स्टेन है। इंक क्या होती है आपकी? डाई स्टेन होती है। इंक एक बेसिकली डाई है, कलर है, तो वो उसका स्टेन है। और ग्रास आपकी वेजिटेबल है, तो 1 का क्या होगा? बी होगा, सेकंड का क्या होगा? ए होगा, और थर्ड का क्या होगा? सी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। टैल्कम पाउडर, जो आपका टैल्कम पाउडर होता है, चौक होता है, और फुलर्स अर्थ एक्ट एज, ये क्या एक्ट करते हैं? किसी भी चीज़ पे अगर हम कहते हैं ना कि चौक डाल दो, टैल्कम पाउडर डाल दो, तो ये एब्जॉर्बेंट का काम करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। सॉल्वेंट मतलब घोलते हैं, घोलने के काम नहीं आता। ब्लीच करते हैं, ब्लीचिंग के नहीं, डाइस के नहीं, ये काम आता है टैल्कम पाउडर वगैरह, जहाँ पे हमें कोई चीज़ एब्जॉर्ब करवानी है, वहाँ पे ये काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ स्टेन ओरिजिन इज अननोन, हमें नहीं पता कि वो स्टेन कैसे लगा है, कहाँ से लगा है, द सेफेस्ट फर्स्ट स्टेप इज, कभी कभी देखो, अभी हमने कॉफ़ी वाले स्टेन की बात करी तो आपने बोला गर्म पानी ऊपर से डाल दो। अगर कोई ब्लड का स्टेन लग जाए तो आपको हमेशा कोल्ड वाटर विद सॉल्ट करना चाहिए। बट एक ऐसा स्टेन जो हमें पता ही नहीं कैसे लगा है, तो सबसे ज़्यादा सेफ क्या होता है? आयरन कर देना फैब्रिक को, कभी भी नहीं, इससे तो सेटिंग हो जाएगी। अप्लाई स्ट्रॉन्ग क्लोरीन ब्लीच, क्लोरीन ब्लीच आप डायरेक्ट किसी भी स्टेन पे नहीं लगा सकते, क्योंकि वो आपके कपड़े को फाड़ भी सकती है। एसीटोन लगाओगे, वो तो नेल पॉलिश के केस में होता है। तो क्या करेंगे अगर हमें पता ही नहीं वो स्टेन कैसे लगा है? वॉश विथ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर से साफ करो और प्रॉपर सोप कर दो। नहीं पता कैसे दाग लगाए, मिट्टी का भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, तो क्या करोगे? आप उसको वॉश करो ठंडे पानी से और सोप में यूज़ करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन इंस्टीट्यूशनल लॉन्ड्री हॉस्पिटल्स विच प्रोसेस इज प्रायोरिटाइज। एक इंस्टीट्यूशनल लॉन्ड्री जो होता है हॉस्पिटल्स में, क्या प्रोसेस को प्रायोरिटाइज किया जाता है बच्चों? सेंटिंग करना, प्रॉपर खुशबू फैलाना, स्टार्चिंग करना, नहीं। डाइंग करना, प्रॉपर डाइंग करना, कलरिंग करना, नहीं। मेन हॉस्पिटल क्यों करता है ये लॉन्ड्री सिस्टम? जिससे कि किसी भी कपड़े में जो उनके गद्दे वगैरह हो उसमें इन्फेक्शन ना हो, प्रॉपर हाइजीन फॉलो हो, दैट्स वाई। Next question, which machine uses centrifugal force to remove 50 to 70% water? आप क्या करते हो जब आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हो? तब तो आप पानी बहुत भर के डालते हो, बाद में आप पानी को रिमूव करते हो, ऑलमोस्ट ड्राइंग स्टेज पे 50 to 70% ऑफ वाटर आप रिमूव करते हो। तो ऐसी कौन सी मशीन है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज़ करती है टू रिमूव वाटर? टम्बल ड्रायर? नहीं। कैलेंडर? नहीं। इट्स अ हाइड्रो एक्सट्रैक्टर, नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो मतलब वाटर, एक्सट्रैक्टर मतलब रिमूवल। तो हाइड्रो एक्सट्रैक्टर क्या काम करता है? पानी को रिमूव करता है, अबाउट 50 to 70% वाटर। वट इज़ कैलेंडरिंग? कैलेंडरिंग क्या होता है? अ मशीन टू वॉश लार्ज ब्लैंकेट्स, जिससे हम बड़े बड़े ब्लैंकेट्स को वॉश कर सकें। अ मशीन फॉर ड्राइंग क्लीनिंग, जिससे हम ड्राई क्लीनिंग कर सकें मशीन को? नहीं। कैलेंडरिंग का मतलब ये होता है एन इंडस्ट्रियल आयरनिंग मशीन। कैलेंडरिंग मतलब जब भी कोई कपड़ा प्रिंट हो रहा होता है ना, तो कहते हैं इसको कैलेंडरिंग करवा के ही लेके आना, प्रॉपर आयरनिंग करवाना। और बड़े बड़े हीट रोलर्स होते हैं जो उस कपड़े के ऊपर जा रहे होते हैं, जिससे वो कपड़ा क्या हो जाए? प्रॉपर फ्लैट हो जाए। अगर आपने नहीं देखी है
तो मैं आपको कैलेंडरिंग की मशीन आई गेस दिखा भी सकती हूँ। नहीं चल रहा है क्या अभी? अगर आप, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कैलेंडरिंग की मशीन अगर आपने नहीं देखी है, आयरनिंग के काम आती है और बहुत अच्छी आयरनिंग करती है। देखो कितनी अच्छा है, ऊपर से कपड़ा डालो और ये इन रोलर्स के बीच में जाके प्रॉपर क्या होता है, आयरन हो जाता है। बहुत अच्छी आयरनिंग होती है। ये देखो ऐसे होता है, ये यहाँ से कपड़ा गया और ये रोलर्स के बीच में फंसा होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज योर कैलेंडरिंग एंड इंडस्ट्रियल आयरनिंग मशीन विद हीटेड रोलर्स फॉर फ्लैट आइटम्स। कोई भी फ्लैट आइटम्स है उसके लिए क्या होता है, हीटेड रोलर्स होते हैं और उससे वो आयरन करती हैं। ड्राई क्लीनिंग प्राइमरली यूजेस डैश इंस्टेड ऑफ वाटर। अगर मैं ड्राई क्लीनिंग की बात करूं तो ड्राई क्लीनिंग क्या करता है, ड्राई क्लीनिंग प्राइमरली यूजेस डैश इंस्टेड ऑफ वाटर। वाटर से तो वो साफ़ नहीं करते, ठीक है, वॉशिंग मशीन में तो नहीं डालते, वो क्या करते हैं, केमिकल सॉल्वेंट डालते हैं। जितने भी ड्राई क्लीनिंग करवाते हो आपका कितनी भी गंदगी होती है वो साफ़ हो जाती है। क्या वो वॉशिंग मशीन में साफ़ करते हैं? नहीं, उनके पास जो मशीन्स होती हैं वो अलग होती हैं, प्लस वो केमिकल्स पे काम करते हैं। वो ऐसे केमिकल डालते हैं कि उससे सारी धूल मिट्टी दाग धब्बा सब निकल जाए। तो केमिकल सॉल्वेंट वो डालते हैं जिसको हम बोलते हैं पर क्लोरोइथेलाइन। क्या बोलते हैं? पर क्लोरोइथेलाइन। क्वेश्चन करते हैं बच्चों, एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, सिल्क एंड वूल आर रिकमेंडेड फॉर ड्राई क्लीनिंग। क्या सिल्क और वूल को ड्राई क्लीनिंग के लिए रिकमेंड करते हैं? यस, रीजन इज क्योंकि अगर आप वॉशिंग मशीन में डालोगे तो क्या होता है बच्चों, वॉशिंग मशीन में इसके धागे खराब हो जाते हैं, फंसने लग जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली फैब्रिक होता है, डेलिकेट होता है, तो हमेशा ड्राई क्लीन कराना चाहिए। ठीक है, तो पहला एसर्शन तो सही है। रीजन, वाटर एंड फ्रिक्शन कैन डैमेज डेलिकेट फाइबर। तो बोथ आर करेक्ट, रीजन भी करेक्ट है, तो हम क्या बोलेंगे, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच स्टेन रिक्वायर एन एल्कलाइन रिएजेंट। एल्कलाइन रिएजेंट का मतलब ये है कि उसमें बेसिक है। तो आपको अगर याद हो केमिस्ट्री अगर आपको याद हो थोड़ी सी, तो बेसिक कब यूज होता है, एमोनिया तब यूज होगा जब कोई एसिडिक सरफेस है, तभी वो उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो आंसर क्या होगा, पर्सपिरेशन एंड एसिडिक। एल्कलाइन मतलब बेस और वो काम करेगा एसिड के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ टम्बल ड्रायर। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है टम्बल ड्रायर का, टू वॉश क्लोथ्स यूजिंग रोटेशन, कि वो रोटेट करके वॉश करे क्लोथ्स को। टू ड्राई फैब्रिक्स बाय टम्बलिंग इन हॉट एयर। टम्बलिंग करके, बेसिकली टम्बल ड्रायर का काम ही होता है कि ड्राई करना कपड़ों को, ड्रायर का काम ही है ये। जैसे हाइड्रो एक्सट्रैक्टर था बच्चों, पानी को रिमूव करना, टम्बल ड्रायर का मतलब क्या होता है, ड्राई करना। टू ड्राई फैब्रिक्स बाय टम्बलिंग इन हॉट एयर, हॉट एयर डालते हैं और उससे वो उसको ड्राई करते हैं। लिपस्टिक एंड शू पॉलिश आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल स्टेन। लिपस्टिक हो जाए या फिर शू पॉलिश लग जाए तो क्या वो मिनरल है? मिनरल तो नहीं है। एनिमल और प्रोटीन है? ये भी नहीं है। वेजिटेबल है? नहीं है। ग्रीस है। कहता ना लिपस्टिक लग जाएगी, जैसे गलती से लिपस्टिक लग गई कहीं पे किसी फैब्रिक पे या शू पॉलिश लग गई तो क्या है, ये ग्रीस का स्टेन है ना, ग्रीस का क्या है, स्टेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रस्ट स्टेन्स आर बेस्ट रिमूव्ड यूजिंग। रस्ट स्टेन्स जो होते हैं वो कैसे रिमूव करे जाते हैं, मैं बता देती हूँ। जो रस्टिक स्टेन्स का मतलब होता है आयरन। आयरन देखिए आपने, कुछ टाइम के बाद आयरन काली, आयरन जो होती है आपका, आयरन इज बेसिकली आपका कॉपर सरफेस की मैं बात करूँ या आयरन सरफेस की बात करूँ, उन मेटल सरफेस पे क्या होता है, रस्ट हो जाती है, वो दूर होती है लेमन जूस और सॉल्ट से। लेमन जूस, सॉल्ट, ऑक्सैलिक एसिड, इनसे दूर करी जाती है। ठीक है, होटल लॉन्ड्री नैपकिन्स एंड टेबल क्लॉथ ऑफन गो थ्रू। जो होटल के अंदर लॉन्ड्री होती हैं, नैपकिन्स होते हैं, टेबल क्लॉथ होते हैं, वो क्या गो थ्रू करते हैं, ब्लीचिंग एंड स्टार्चिंग। ब्लीचिंग का मतलब होता है उसको प्रॉपर्ली ढंग से वॉश किया जाता है और स्टार्चिंग प्रोसेस किया जाता है, राइट। डिसइंफेक्शन ज़्यादातर फोकस करी जाती है हॉस्पिटल्स में। डाइंग का मतलब तो कलरेशन होता है, तो कलरेशन से कोई लेना देना नहीं है। ड्राई क्लीनिंग भी नहीं करते वो लोग, उनको भी अपने पैसे बचाने होते हैं, तो ज़्यादातर ब्लीचिंग एंड स्टार्चिंग करते हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हैं बच्चों, ये भी हम जल्दी से कर लेते हैं तो हमारा यूनिट 4 भी फिर कवर हो जाएगा। वाई टेस्ट अ स्मॉल हिडन कॉर्नर बिफोर यूजिंग केमिकल स्टेन रिमूवर। कोई भी वो कह रहा है वाई टेस्ट अ स्मॉल हिडन कॉर्नर, कोई भी हिडन कॉर्नर हमें क्यों टेस्ट करना चाहिए किसी भी केमिकल को यूज़ करने से पहले। जैसे कोई दाग लग जाता है तो हम क्या करते हैं, सीधा सोचेंगे अच्छा कॉफ़ी का है तो हमें पता है ये स्टेप करना है। बट अगर कोई ऐसा स्टेन है जिसके बारे में नहीं पता और हमें केमिकल यूज़ करना चाहिए, तो पहले हम कहीं कोने में थोड़ा सा किसी कॉर्नर पे टेस्ट करके देख लेते हैं ये कपड़े को ख़राब तो नहीं करेगा, कहीं ऐसा ना हो आपका पूरा कपड़ा ही ख़राब हो जाए। इसलिए टू सेव द केमिकल, जिससे केमिकल बच सके, नहीं टू स्पीड अप द प्रोसेस की प्रोसेस जल्दी हो,
ये भी नहीं है। टू क्लीन द कॉर्नर, कॉर्नर भी नहीं, क्यों? टू चेक फॉर कलर फास्टनेस एंड फैब्रिक डैमेज। बेसिकली हम किसी भी कपड़े पे कोने में एक बार केमिकल डाल के देख लो कि एक तो फैब्रिक डैमेज तो नहीं हो रहा, दूसरा आपको पता चलेगा कि कलर निकल तो नहीं रहा, पता चले केमिकल तो हट गया, कलर भी निकल गया। येलो कलर के ऊपर कॉफ़ी गिर गई और उसके ऊपर हमने केमिकल अगर डाल रहे हैं तो कॉफ़ी तो निकल ही गई और येलो कलर भी निकल गया, वहाँ वाइट कलर का पैच हो गया। इसलिए कोने पे एक बार टेस्ट कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। वॉशिंग मशीन, हाइड्रो एक्सट्रैक्टर और कैलेंडर को मैचिंग करना है। आयरनिंग, फ्लैट वर्क, तो कैलेंडर ही होगा, थर्ड का तो ए होगा फॉर श्योर, क्योंकि आयरनिंग का काम ही करता है कैलेंडरिंग प्रोसेस, राइट। हाइड्रो एक्सट्रैक्टर क्या काम करता है? रिमूविंग एक्सेस वाटर, तो सेकंड का सी होगा। और वॉशिंग मशीन क्या काम करती है? वॉशिंग मशीन बेसिकली जो आपकी होती है बहुत ज़्यादा गंदगी हटाने के लिए थोड़ी होती है, ये रिमूव करती है डर्ट्स एंड एजिएशन वगैरह को रिमूव करती है। सो है बच्चों, आई गेस अब हमने यूनिट 4 कवर कर लिया। अगर आपको मेरे साथ यूनिट 5 और यूनिट 6 भी करनी है तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। अब आपके पास कम टाइम बचा है तो कोशिश करो मेरे साथ क्वेश्चन करने के बाद एक बार अपनी थ्योरी रिवाइज कर लो और एमसीक्यूज वगैरह को करो। एंड इफ यू